इजाज़त लेकर सैफ अंदर दाखिल हुआ। हाथ में पकड़ी हुई फाइल साहिर की तरफ बढ़ाई, जबकि नजरें बार बार घूमते हुए मोबाइल में मगन माहीन पर जा रहे थे। फाइल बंद करके उसने सैफ की तरफ देखा और उसकी निगाहों का रुख देखकर पेशानी पर लातदार पल पड़े। सैफ! उसके पुकारने पर सैफ ने चौंक कर उसको देखा। जी सर। अगर चाहती हो कि ये नजरें कहीं और देखने के काबिल रहें तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन लहजे में चट्टानों जैसी सहती थी। उसके कहने पर सैफ ने घबराकर जल्दी से अपना सर हिलाया और वापस चला गया। उसके जाने के बाद साहिर ने मोबाइल में गुम माहीम की तरफ देखा। माहीम, नीचे जाओ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर घर चलते हैं। वो टेबल पर रखी फाइलों को समेटने लगा। उसके कहने पर माहीम ने अपना सर हिलाकर उसका मोबाइल टेबल पर उसके करीब रखा और बाहर चले गई। फाइल समेट कर उसने अपना सामान उठाया जब मोबाइल पर मैसेज रिंग ट्यून बजी। जहां माहीम का मैसेज आया हुआ था, उसने हैरत से उसके नाम को पढ़ा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर दिया कि यह हरकत यकीनन माहीम की थी और मैसेज भी सिर्फ इसलिए क्या होगा कि वो उसके लिखे हुए नाम को पढ़ ले। हवेली में दाखिल होते ही उसकी नजर लामे बैठे हुए आहान पर पड़ी। कम वक्त था और तैयारियां ज्यादा करनी थी, इसलिए सरेआम जब हवेली आया तो उसे भी साथ ले आया था। वैसे भी उसकी यूनिवर्सिटी अब खत्म हो चुकी थी, जबकि नूर और माहिम की होने वाली थी। एक बात जो सरेआम ने देखी थी, वो जब से आया था तब से परेशान ही था। क्या हुआ है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जरियाम की बात सुनती उसने चौंक कर अपना सर उठाया। लाला, आप कब आए? एक तरफ होकर उसने जरियाम के लिए जगह बनाई। जब तुम किसी के ख्यालों में गुम थे? हाँ था, तो मैं किसी के ख्यालों में गुम ही। मुस्कुराते हुए उसने इतराफ किया। अच्छा, कौन है वो जिसने आहा शाह के ख्यालों को पर कब्जा कर लिया है? शान से, मेरी दोस्त, वो मुझसे नाराज है और मैं बस इसलिए परेशान हूँ। तो उसे फोन कर लो। कि यह है, पर वो पिक नहीं कर रही। और वैसे वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती, पर इस बार पता नहीं कैसे मानेगी। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था और पहली बार किया था। तो जाकर उससे मिल लो। मैं इंतजार कर रहा था जब नूर की शादी हो जाएगी तब जाकर उससे मिलूंगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं कैसे चला जाऊँ? काम होते ही रहते हैं आहान, इतने मुलाजिम है यहाँ पर, हो जाएगा। लेकिन तुम फुर्सत मिलते ही उससे मिलने जाओगे। जैसा आपका हुक्म। उससे मुस्कुराते हुए अपने सर को हम दिया और उसके मुस्कुराने पर जरियाम ने सुकून बड़ा सांस लिया। चल, जो भी है सब निकाल दे। दो नकाबपोश आदमी उस पर गन तानने खड़े थे और वो बेचारा घबराहट में कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, उसने डरते हुए कहा, जबकि नजरें उसके हाथ में मौजूद गन पर थी। जेबें चेक कर उसकी नकाबपोश आदमी ने अपने दूसरे हाथी से कहा, जो कि उसकी जेबें चेक करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा। इन दोनों के साथ साथ एहाब ही इस तरफ देखा, जहाँ पर खड़ी मिसाल रोड पर पड़े कुछ बड़े और कुछ छोटे साइज के पत्थर उठा उठाकर उन्हें मार रहे थे। उनका इरादा उसकी तरफ बढ़ने का था, लेकिन उसके मसलसल पत्थरों की बारिश करने से वो दोनों जल्दी से अपनी बार पर बैठे और वहां से भागे। उनके जाने के बाद इहाब ने शुक्र बड़ा सांस दिया। वो उनमें से एक आदमी के पीछे खड़ा था, इसलिए बचत हो गई, वरना मिशाकी की गई बारिश में उससे भी भीग जाना था। थैंक यू, उसके करीब आकर इहाब ने शुक्र अदा किया। ऐसे क्यों खड़े हुए थे? खुद का बचाव क्यों नहीं किया? उनके पास गन थी, मैं क्या कर सकता था? गन नकली थी, तुम्हें कैसे पता? असली होती तो चलाते ना कि मेरे पत्थर खाते, ना कि मेरे पत्थर खाते। उसकी बात समझकर एहाब ने मेरा सर हिलाया। पर असली होती और तुम्हें ला जाती तो? उसने मिशाल की तरफ देखा और दिल के ऊंचे मुकाम पर उसको बिठाया। कितनी अच्छी लड़की थी वो, उसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी और उसे बचाने आ गई। इतनी भी बहादुर नहीं हो, इसलिए गाड़ी के पीछे खरीदी ताकि गोली चलाते तो पता चल जाता असली गन है, और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाती, मुझे छोड़कर। उसे सदमे से कहा, जबकि दिल में जो उसे ऊंचे मुकाम पर बिठाया था वो मुकाम वापस गिरा दिया। क्यों? क्या कि तुम मेरे मामू के बेटे लगती हो जो तुम्हारे इंतजाम में खड़ी रहती? इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये इंसानियत ही थी जो कि तुम्हारी मदद की है। आप बैठ रहे हो तो बैठो, घर छोड़ देती हूँ तुम्हें। उसके कहने पर इहाब मुंह बनाकर उसके घर में बैठ गया, क्योंकि अकेला तो उस वक्त वह पैदल घर वापस जाने वाला नहीं था। उसकी बाइक भी उसके पास ना थी जो उसी पर चला जाता। ऐसे में मिशाल की ऑफर रिजेक्ट करना उसे सिर्फ बेवकूफी लगी। इधर उधर कहाँ भागी जा रही हो? उसके कमरे में दाल होते ही हुरैब तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर जाने लगी, जब जरियाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अम्मा साइन ने बुलाया था तो बस उनके पास जा रही थी। क्यों बुलाया था? वो कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे को उनसे मिलवाओगे। बिल्कुल, तुम मिलना उनसे, लेकिन अभी नहीं, सुबह। वैसे भी अम्मा साइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बेटे को छोड़कर बाहर लोगों से मिल रही होगी। जरियाम, छोड़ो, मुझे जाना है। यूं कहो कि मुझसे भागना है? अच्छा, उन्हें बता तो दूं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, बस बता कर आ जाती हूँ। और आपके कहने पर उसने अपनी नजरें दुराई और दूर खड़ी मुलाजमा और अपने को अपने पास बुलाया। जी साहब। मुलाजमा ने करीब आकर पूछा। अम्मा साइंस से कहना कि जरियाम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हुरैम बीबी उनके पास है, इसलिए वो मेहमानों से नहीं मिल सकती हैं।
जरियाम के कहने पर मुलाजमा जी अच्छा कहते हुए वहां से चले गए। उसके जाते ही जरियाम वापस अंदर कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, जबकि हुरैब तो बस मुंह खोले इस झूठे को देख रहे थे। झूठे, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हुआ है ना, मेरी तबीयत खराब है और तुम अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाओ और अपने शोहर की खिदमत करो। जरियाम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करके उससे अपने करीब किया, उसके सुर्ख लबों पर झुक गया। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट और लाइटों की रोशनी और थी। इतनी सजावट क्यों ना होती। आहर शाह हवेली के मकीनों की जान की रस्म मायूं थी। हर कोई तैयारी करने में मसरूफ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी जगह पर भी किसी किस्म की भी कोई भी कमी आए। लेकिन ये अलग बात थी कि आंखें सबकी भीग रही थी, कभी खुशी में तो कभी नूर शाह के खुद से दूर जाने के गम में। भला किसने सोचा था कि उनकी छोटी सी प्रिंसेस इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो हो रहे थे। आज मायूं का फंक्शन था और 2 दिन बाद रुख थे। उस सीरम की फैमिली में सिर्फ उसके दादा जानते और दूर के चंद रिश्तेदार, इसलिए मुतसिम ने मायूं का फंक्शन एक साथ ही रखा हुआ था। नूर उसके लिए खास थी, लेकिन कम उस सीरम भी नहीं था। वो जानता था ऐसे मौके पर उसे अपने माँ बाप की कमी ज्यादा महसूस होगी, इसलिए वह खुद एक बाप की तरह उसकी भी सारी जिम्मेदारी उठा रहा था। अम्मा साईं, हॉस्पिटल से निकलते हुरैब ने झिझकते उसे पुकारा, जिस पर उसने मुड़कर हुरैब की तरफ देखा। हाँ, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? फिक्रमंदी से वो उसके करीब जाकर पूछने लगे। नहीं, वो आप ये बात उसे मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। उसने नजरें झुकाकर बताया, जिस पर आयरा मुस्कुरा उठी। ठीक है, तुम ही जरियाम को बताना। उसने प्यार से उसके थोड़े पर हाथ रखकर उसके गाल पर अपने लब रखे और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी हॉस्पिटल से घर की तरफ बढ़ गई। आज नूर का मायूं था और सारे लड़के काम में उलझे हुए थे। ऐसे में वो जरियाम को बिन बताए बिन तंग किए हुए हुरैब को डॉक्टर के पास लेकर चले गए, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और अचानक किस तरफ जा रहा था ये बात भी उसके जहन में आ रही थी। और जब डॉक्टर ने उसके शक की तस्दीक कर दी तो उसके पांव जैसे जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अभी उनकी शादी को फकत 1.5 महीना ही हुआ था और आयरा को ये उम्मीद ना थी कि ये खुशी उनके घर में इतनी जल्दी आ जाएगी। उसे हैरत हो रही थी, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया था। कल तक ये खुशखबरी वो आलम को दे रही थी और आज उसकी बहू ने उसके बेटे को देने थे। वो बेताब थी घर में सबको ये बात बताने के लिए कि वो दादी बनने वाली है, लेकिन जब तक हुरैब ने ये बात जरियाम को नहीं बतानी थी तब तक वो भी किसी को बताने वाली नहीं थे। कमरे का दरवाजा खोलकर वो पांचू अंदर दाखिल हुए, जहां पर वो मायूं की दुल्हन बनी बैठी थी। उसने पीले रंग का लहंगा जेबतन किया हुआ था। बालों को एक साइड पर पिन करके दूसरी साइड से आगे डाले हुए थे। सर पर पिन से दुपट्टा सेट किए वो फूलों से बना इंतहाई खूबसूरत सेट पहने बैठे थे। उन्हें शीशे में देखकर नूर ने अपना चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखा। इन सब लड़कों ने एक जैसे कपड़े बनवाए थे, सफेद कमीज सलवार और गले में पीले रंग की चुनरी, जबकि लड़कियों ने भी एक जैसे कपड़े बनवाए थे। मायूं की मुनासिबत से पीले रंग की घेरेदार फ्रॉक। लाला आ जाएं। उन्हें वहीं पर खड़ा देकर उसने अंदर आने का इशारा किया। एक एक करके उसके कमरे में दाखिल हुए, जिनमें सबसे पहले माहिर था, क्योंकि वो उनमें सबसे बड़ा जो था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके गाल पर हाथ रखकर माहिर ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे और अपनी भीगी आंखों को बंद कर लिया। तुम्हें पता है नूर, जब तुम पैदा हुई थी ना तो हमें कितनी खुशी हुई थी कि तुम हमारे लिए वो तोहफा जिसे हमने खुदा से दुआओं में मांगा है। मैं जानती हूँ, पर आप लोग रोना बंद करें, वरना फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी और मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उसके कहने पर माहिर बिगली आंखों से मुस्कुरा दिया। माहिर साहब, आप अब यहाँ से उठना पसंद करेंगे? हमें भी चंद लम्हे अपनी बहन के साथ गुजारने हैं। साहिर के कहने पर उसने प्यार पर नजर नूर पर डाली, देखा और उसके सामने से उठ गया, क्योंकि वहां बाकी सबकी भी लाइन बनाकर खड़े थे। नूर के कमरे से निकलकर वो अपने कमरे की जाने बढ़ गया, जब नजर कमरे से बाहर निकलती हुई हुरैब पर गई और हमेशा की तरह वो गहरा सांस लेकर आ गया। इस वक्त उसने पीले रंग की घेरेदार फ्रॉक पहनी हुई थी और पीले रंग उसकी गोरी रंगत पर हद से ज्यादा खिल रहा था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था और लबों पर लिपस्टिक लगाकर सुरख लबों को मजीद सुरख किया हुआ था। इधर उधर नजर दुराती हुई वो शायद किसी को तलाश कर रही थी और फिर उससे अपना मतलूबा शख्स मिल गया। जरियाम को देखते उसके चेहरे पर शिमली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें कुछ बताना था। उसके करीब आती उसने जोश से कहा। इतनी तैयार क्यों हुई हो? वो सिर्फ उसके लबों पर लगी इस सुरख लिपस्टिक को तैयारी कह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने कमरे में लेकर आया। जरियाम, क्या कर रही हो? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए उसने ड्रेसिंग पर रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाला, उसके लबों पर लगी लिपस्टिक साफ करने लगा। नहीं, मुझे नहीं हटानी। उसने जरियाम का हाथ थाम लिया, पीछे किया। जब जरियाम ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया, उसके लबों पर लगी लिपस्टिक साफ कर दी। हुरैब ने मुंह बनाकर उसको देखा।
तुम्हें जितना तैयार होना है हो जाओ, लेकिन मेरे सामने इस तरह तुम किसी और के सामने जाओगी तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अच्छा बताओ क्या बताना था मुझे। उसकी बात जैसे जराम ने सुनी ही ना थी। नहीं बताना और ना ही बताऊंगी, छोड़ो मुझे। उसके सीने पर हाथ रखकर हुरैम ने उसे खुद से दूर किया। हुरैम मेरी बात सुनो यार। जराम ने उसको पुकारा, लेकिन वो बिना उसके सुनने हुए कमरे से बाहर निकल गए। बस कर दो पड़ी, और कितना तैयार होगी, सारे मेहमान आ चुके हैं। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से पड़ी मैडम यही कह रही थी कि वो तैयार होने वाली है, और तैयारी थी कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्यूटिशियन तो तैयार करके जा चुकी थी, लेकिन उसकी तैयारियां फिर भी रह जानी थी। तुम्हें क्या मसला है, तैयार होने दो मुझे, मेरी बेटी की शादी है, अच्छे से तो तैयार होंगी ना। पेशेंट से घूरते हुए कहा, और नजरें उसके हुबरू वजूद पर डग गई। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की कमीज पर क्रीम कलर की शार्ट डाली थी और हमेशा की तरह बेहद दिलकश लग रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। नहीं, उसने मुंह बनाया और मुड़कर वापस अपने काम में लग गया। जब मुतसिम ने उसे पीछे से अपने हिसाब में लिया और गहरी नजर से प्रीशा को देखने लगा, जिसने इस वक्त गोल्डन कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। लेकिन तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारी ये तैयारियां मुझे बहका रही हैं। जा रहा हूँ और मुझे दोबारा आने की जरूरत न पड़े। नहीं पड़ेगी, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम जाओ। उसके जाते ही प्रीशा ने पैर पर रखा हुआ अपना दुपट्टा उठाया, उसे सर करके खुद पर फैलाने लगे। क्या बात है जानिशा, इतनी तैयारी किस लिए हो रही है। उसे कमरे में दाखिल होते ही तैयारी होती हुई कस्बा से कहा। सब तैयारी लड़कियों की तरह। पीछे कस्बा और आयरा भी गोल्डन कलर की एक जैसी फ्रॉक पहनी हुई थी, और सब लड़कियों की तरह मुतसिम, आलम और असीम ने भी एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। वाइट कमीज सलवार पर क्रीम कलर की शाल। आज नूर का मायो है ना शाह, कस्बा ने उसे बताया था, जिससे जैसे वो तो जानता ही ना था। आज नूर का मायो है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कस्बा, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता था, अब मुझसे झूठ मत बोले। उसके झूठ बोलने पर कस्बा ने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। अच्छा यार, नहीं बोलता तुमसे झूठ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। उसका गाल थपथपा कर वह वहां से जाने लगा, जब उसे कस्बा की आवाज सुनाई दी। शाह, आपने तो मेरी तारीफ की ही नहीं है। उसके कहने पर असीम ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें तारीफ सुनी है, कर देता हूँ। और वो फिर से उसके करीब जाने लगा, जब कस्बा 2 कदम दूर हुई। नहीं, अब बाद में। ठीक है, फिर बाद में कर दूंगा। अच्छा ही है, बाद में फुर्सत से करूंगा और बताऊंगा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। उसके थोड़ी पर अपने लबड़ा कर उसने एक नजर उसके मासूम चेहरे पर डाली और वहां से चला गया। तेज तेज कदम उठाता वो बाहर की जानब जाने लगा, जब नजर वहां पर बैठी माहीम पर ठहर गई। उसने पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जबकि बालों की स्टाइलिश सी चुटियां बनाई हुई थी। हल्की फुल्की जुड़ले के साथ ही दोनों कुलाई में उसने गजरे पहने हुए थे। नजर झुकाए वो अपने काम में मगन वहां पर बैठी डिस्पोजल प्लेट्स में से फूल डाल रही थी। अपने ऊपर किसी की गहरी नजर महसूस करके उसने अपनी सियाह आंखें उठाकर सामने खड़े हुए साहिर को देखा, और उसकी सियाह आंखें देखकर साहिर को उनमें अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें हसीन थी, ऐसे ही तो उसकी आंखों का दीवाना नहीं था। क्या हुआ, उसे मसलसल खुद को देखता पाकर महिम ने अचंभे से पूछा। यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही। महिम, यहाँ आओ। इस बार लहजे की नरमी साथी में बदल गई, जबकि महिम अब तेज कदम उठाती वहां से जा रही थी, और साहिर उसे अपने करीब सर पर हाथ रखने के लिए तो बुलवा नहीं रहा था, जिसके लिए बुलवा रहा हूँ उस बात का भी उसे अंदाजा था। तेज तेज कदम उठाती वो वहां से जाने लगी, लेकिन कितना भी तेज भाग लेती, साहिर की तेजी का मुकाबला तो फिर भी नहीं कर सकती थी। उसके भागने पर साहिर जल्दी से करीब आया, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानम खींचा। उसकी इस हरकत पर माहिम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बिना उसकी कुछ सुने हुए वहीं पर खड़े उसके लबों पर झुक गया। माहिम ने उसके चौड़े सीने पर अपने मुक्के बरसाने ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कोई उन्हें इस तरह देख न ले, लेकिन वो डीठ पर अपने काम में मगन रहा। वहां से गुजरते जराम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने अपनी आंखें बांध कर ली और उल्टे कदमों से वापस चला गया। अलबत्ता साहिर को दिल में गालियां दिलाने ही बुला था, जो अपने कमरे के होते हुए भी यहीं पर खड़ा ये हरकतें कर रहा था। साहिर शाह, उसीम की आवाज सुनकर साहिर उसे दूर हुआ। उसके दूर होते ही माहिम बाइक की तरफ भागी। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए, या साहिर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दे। ऐसा तो अब तो ऐसा लग रहा था कि वो वसीम के सामने कभी नजरें भी नहीं उठा पाएगी। ये क्या बेहुदा हरकत थी। माहिम के जाते ही उसने सख्त लहजे में सामने खड़े शख्स से पूछा। बेहुदा हरकतें? क्या बाबा साईं बीवी है मेरी, उसने डठाए से जवाब दिया। सिर्फ निकाह हुआ है, और निकाह ही सबसे अहम होता है। अच्छा, तो इसका मतलब तू यहाँ बीच रास्ते में खड़े ये हरकतें करोगे? कभी तुम्हारे बाप ने ये हरकतें नहीं की, तुमने कहाँ से सीख ली? बाप का दौर पुराना था, अब नया दौर आ गया। अच्छा, तो इस पुराने दौर वाले बाप का ही फैसला है कि तुम्हारी रुखसी
جو 1 مہینے بعد ہوتی اب 4 مہینے بعد ہوگی۔ اس کے کہنے پر سائر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہیں پاپا سائیں، اب یہ ظلم تو نہ کریں۔ اس نے بے چارگی سے منہ بنایا، لیکن اسیم بنا اس کی بات پر دھیان دیے وہاں سے چلا گیا۔ ساحر نے نظریں دوڑا کر ماہیم کو ڈھونڈنا چاہا جو یہاں پر نہیں تھی۔ سب کچھ ماہیم کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں اسے بولتا کون ہے اتنا پیارا لگنے کے لیے کہ میں خود پر سے کنٹرول کھو دوں۔ دل میں ماہیم کو سناتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ رکو تو ذرا آئرہ بی بی، اتنی تیار کیوں ہوئی ہو تم؟ اس کے باہر نکلتی عالم نے کہا جو کہ خود اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ کیوں اچھی نہیں لگ رہی؟ اچھی تو لگ رہی ہو، لیکن تیاری اپنی عمر کے حساب سے تو کرتی۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں عالم؟ اس نے عالم کو گھورتے ہوئے کہا، مطلب دیکھو تو بڑھاپے کی طرف جا رہی ہو اور سنگات تو اس طرح کر رہی ہو جیسے کوئی نئی نویلی دلہن۔ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں، خود تو دیکھا ہے کبھی بالوں میں کیسی سفیدی چھا رہی ہے؟ سائر کے چند بال ہی سفید ہیں تو نا، تمہارے بھی ہو جائیں گے۔ کلر لگانا بند کر دو عالم، میں کو کلر نہیں لگاتی، اور خبردار جو اب میری عمر کا مذاق کیا۔ اپنی انگلی اٹھا کر اس نے عالم کو تنبیہ کی اور اس کی مونچھ کا کونا پکڑ کر تیزی سے کھینچا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کی اس حرکت پر عالم نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ حرکت آئرہ نے کافی وقت بعد کی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شامیر نے اگلے ہی پالتو دیوار سے لگا دیا تھا۔ شامیر، یہ کیا حرکت ہے؟ 20 منٹ پہلے بلایا تھا اور تم اب آ رہی ہو؟ شامیر نے فرصت سے اس کا پورا جائزہ لیا۔ میں تیار ہو رہی تھی اور اب تم تیار ہو چکی ہو اور میری امید سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ شامیر، تنگ مت کریں، بتائیں مجھے کیوں بلوایا تھا؟ اس کے کہنے پر شامیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے کر گیا جہاں پر گجرے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا ہاتھ تھام کر ان گجروں کو اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ میں نے تمہیں دیا نا، تو اب تم بھی مجھے گفٹ دو، بلکہ میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ خود ہی کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب حیات نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شامیر، نہیں، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ جانتا تھا میں کہ تم یہی کہو گی۔ دیکھو تو کتنا خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے تمہیں۔ میں نے پہلے ہی تمہارے لیے ایک لپسٹک منگوائی تھی۔ دراز میں سے اس نے ایک پنک کلر کی لپسٹک نکالی۔ اس سے پہلے کہ حیات مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ لڑکے والوں کے آتے ہی ہر طرح شور مچ اٹھا تھا اور زیادہ شور اس بات کا مچا تھا کہ ان میں اسیم تھا۔ اسیرم خان کوئی عام ہستی نہیں تھا، اس کی خوبصورتی پر لڑکیاں فدا تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کم عمری میں ہی اپنا نام بنا لیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے وائٹ قمیص شلوار پر براؤن کلر کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور لڑکیاں حسرت بڑی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مردوں کا انتظام دوسری سائڈ پر کیا ہوا تھا جبکہ عورتوں کا انتظام باہر بنے میں بڑے سیلان میں ہو رہا تھا۔ اسیرم کو بھی وہیں پر نور کے برابر بٹھا دیا گیا جبکہ ان دونوں کی رسم ساتھ ہی ہونی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ بچہ خاصا بدمزہ ہوا تھا کہ نور کے چہرے پر تھوڑی دیر تک اس کا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ جب سے ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی تب سے تو نور نے اسے بات بھی نہ کی تھی اور یہاں آ کر بھی اس کا چہرہ ہی دیکھنے کو ملا۔ یہ سب کیا ہے نور؟ ہٹاؤ اس دوپٹے کو۔ نہیں ہٹا سکتی، دادی صاحب نے کہا ہے کہ میرا آپ سے پردہ ہوگا۔ وہ تو ساتھ رسم بھی نہیں کروانا چاہتی تھی لیکن بابا صاحب نے اصرار کیا تو وہ راضی ہوئی۔ فارینہ اور سمیرہ بیگم کو وہ دادی ہی کہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لو ابھی سارے پردے، کیونکہ بعد میں تو ہمارے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رہے گا نا۔ اس کی بات کے جواب میں نور نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اسیرم بس سوچ کر آ گیا تھا اس گھنگھر کے پیچھے اس کی بات سن کر نور کے چہرے پر کس طرح کے تاثرات آ رہے ہوں گے۔ ارے یار، میوزک بجاؤ، میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہو رہا ہے۔ اپنی چنڑی گلے میں لپیٹ کر اس نے ڈی جے والے کو اشارہ کیا اور اس کے اشارہ کرتے ہی میوزک چینج کر کے آواز بڑھا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شامی کا ڈانس بھی شروع ہو چکا تھا جس کی اس نے کافی پریکٹس کی تھی۔ اماں سائیں، میں بھی جاؤں؟ مجھے بھی ناچنا ہے۔ حرم نے بے چینی سے اپنے پاس کھڑی آئرہ کا بازو ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کرنا، اچھلنا مت، بلکہ زریام سے پوچھ لو اگر اسے اچھا نہیں لگا تو۔ آئرہ کے کہنے پر وہ منہ بناتے ہوئے زریام کے پاس جانے لگی جو تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ جتنی دیر میں زریام نے اسے اجازت دینی تھی اتنی دیر میں تو گانا ہی ختم ہو جاتا۔ زریام، میرے کو بھی ناچنا ہے، میں جاؤں؟ اسے زریام کے پاس آ کر کہا۔ ہاں بالکل جاؤ۔ زریام کے کہنے پر وہ خوشی سے چہکتی ہوئی شامی کے پاس چلے گئے۔ زریام مسکراتے اس کو دیکھنے لگا۔ اس وقت لان میں گھر کے 2-3 مردوں کے علاوہ صرف خواتین موجود تھی، اس لیے زریام نے اسے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر میں حریب اور شامیر کے ساتھ ساتھ آہان کا بھی اضافہ ہو چکا تھا اور اسی طرح ہنسی خوشی یہ تقریب اپنے اختتام کا پہنچے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حالی کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ حریب کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ واپس باہر جانے لگا۔ جب نظر بیگ پر رکھے اس کارڈ پر گئی اس نے اٹھا کر اس کو دیکھا جہاں پر پہلے صفحے پر بچوں جیسی ٹیڑھی میڑھی لکھاوٹ لکھی ہوئی تھی جو یقیناً حریب کے تھی، لیکن زریاب کو یہ لکھائی دنیا کے سب سے خوبصورت لکھائی لگ رہی تھی کیونکہ وہ
हुरैब की लखाई थी। सुबह से एक बात बताना चाह रही हूँ, बताने के लिए उसे बेहतर तरीका मुझे नहीं मिला। उसकी लखाई में गलतियां थी, लेकिन ज़रैम को फिर भी वो लफ्ज़ हर तरह से परफेक्ट लगे थे। उसके लिए हुरैब ने जो लिखे थे, उसने कार्ड खोला। अंदर जो लिखाई हो रही थी वो आयरा की थी, लेकिन उस लिखाई को नहीं देख रहा था। वो तो बाद इसमें लिखे इस जुमले को हैरत से पढ़ रहा था, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। एक बार, दो बार, 3 बार। हैरत से वो बाबा इस जुमले को पढ़ रहा था और जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके वो मुड़ा चांपा हुरैब नजर झुकाए मुस्कुरा रहे थे। ये सच है हुरैब? उसके करीब जाकर ज़रैम ने बेचैनी से पूछा। हाँ। उसके कहने की देर थी जब ज़रैम ने साथी से उसे खुद में बेच लिया। उसे खुद भी पता ना चला कब उसकी आंखें भीगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने रब का शुक्र अदा करूं। खुशी से भरपूर लहजे में वो कहते हुए कभी उसे खुद में बीच लेता तो कभी उसके चेहरे पर अपना प्यार पड़ा हुआ लम्स छोड़ने लगा। हुरैब ने अपना नरम हाथों से उसके आंसू साफ किए और जब ज़रैम ने उसे फिर से खुद में बीच लिया, उसे अपने सीने से लगाए वो किसी और जाम में पहुंच कर अपनी इस खुशी को महसूस कर रहा था जब उसे बाहर से आलम की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह हुरैब का हाथ पकड़े बाहर चला गया। क्या कहा तुमने? आयरा की बात सुनते उसने हैरत से पूछा। मैंने कहा कि आप दादा बनने वाले हैं। तुम सच कह रही हो आयरा? तुम्हें किसने बताया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ज़रैम ने भी मुझे नहीं बताया। एक ही सांस में कहते हुए वो बिना उसकी कुछ भी सुने हुए जल्दी से अपने कमरे से निकला और ज़रैम को पुकारने लगा। लड़कों की टीम तो वैसे ही बाहर बैठी होती, लेकिन घर के अफराद जो के अंदर गए थे वो भी उसकी बात सुनकर बाहर आ गए। आलम, क्या हुआ? मुतसिम ने तशवीश से उसके करीब आकर पूछा। मुतसिम, मैं दादा बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे, जबकि आलम का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को अपनी इस खुशी में शरीक कर ले। आलम ने मुलाजिमा को इशारा किया, उसे मिठाई लाने के लिए कहा। जब नजर कमरे से निकलते ज़रैम और हुरैब पड़ी, उसने आगे बढ़कर ज़रैम को अपने गले लगाया। मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। उसने ज़रैम की कमर थपथपाई और मिठाई जो मुलाजिमा लेकर वहां पर खड़ी थी उसमें से पूरा लड्डू उठाकर ज़रैम के मुंह में डाल दिया। उसके पीछे खड़ी हुरैब के पास गया। अपनी जेब से 4 नीले नोट निकालकर उसने हुरैब के सर पर बारे और वहां पर खड़ी मुलाजिमा को दे दिए। मेरा बच्चा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर आलम ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। खुशी तो घर में पहले ही थी, अब फर्क इतना था कि वो खुशी दोबाला हो चुके थे। मिठाइयां तो पहले ही बांट रही थी, अब उनकी तादाद बढ़ चुके थे। सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे, सिवाय इन 5 के जो यहाँ पर बैठे एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? इहाब ने अपना हाथ थोड़ी पर रखते हुए पूछा। कमरे में जाकर भी तो यही करना है ना, इससे अच्छा यहीं बैठ एक दूसरे के चेहरे देख लो। माहिर ने उसे जवाब दिया, जबकि शामीन ने दिल में दबी बात उन सबसे कह दी। मैं सोच रहा हूँ कि ज़रैम लाला ने शादी भी एक ही हफ्ते में कर लिया है और अब इतनी जल्दी ये खबर भी सुना दी, कैसे? वो रहा ज़रैम का कमरा, वहां जा और जाकर पूछ ले। साहिर ने ज़रैम के कमरे की तरफ इशारा किया, जिस पर वह मुंह बनाकर वापस सोफे पर बैठ गया। वैसे मैं क्या बनूंगा? माथे पर बिखरे बालों को पीछे करके उसने सब की तरफ देखा, जबकि उसके जवाब पर इहाब तो जैसे तब ही गया था। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं है। तुम क्या बनोगे? चाचू बनोगे? तुम मुझसे तमीज से बात क्या करो, पढ़ा हूं मैं तुमसे। अच्छा हुआ तुमने बताया, मैं तो भूल ही गया था। मैं भूल जाऊं ना तो मुझे याद ला दिया करो। हाँ, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। उनकी नोक चोक देकर शामिर, साहिर और माहिर ने दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से उठकर वहां से चले गए, जबकि कमरे में जाने से पहले भी उनके कानों में आहान और इहाब की आवाज पड़ रही थी।